कल्पना कीजिए, क्या यह संभव है कि अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करके भारत की सीमाओं को उत्तर में अफगानिस्तान, पश्चिम में बंगाल तथा दक्षिण में केरल तक विस्तारित करने वाले महान मराठा साम्राज्य का कोई व्यवस्थित प्रशासनिक और आर्थिक ढांचा ही न हो? क्या बिना किसी व्यवस्थित नियोजन के भारत जैसे बड़े भूभाग पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है? यदि मुगल साम्राज्य की बजाय मराठा स्वराज अराजकता का पर्याय था, तो वहां की जनता ने मराठों का साथ क्यों दिया? आइए मराठा स्वराज की गौरवपूर्ण ऐतिहासिक यात्रा से आपको परिचित कराते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल और तत्कालीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन करने के पश्चात निर्मित एक नई प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था मराठा मंडल संघ से, जिसके माध्यम से मराठों ने मुगलों को धराशायी करके हिंदू पद पातशाही की स्थापना की और छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्येय महाराष्ट्र धर्म अर्थात हिंदू धर्म रक्षण, मातृभूमि का रक्षण, गोरक्षण का पालन करते हुए संपूर्ण भारत को सनातन संस्कृति की रक्षा की थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके अष्टप्रधान मंडल तथा मराठा मंडल के बारे में बातें करूंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो ला सकूँ। तो आइए चलते हैं। यह था मराठों का अष्टप्रधान मंडल। मराठा स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक के पश्चात ही शासकीय कार्यों की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिन्हें समूह के रूप में अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें पहला है पेशवा या प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा का होता था। इसका कार्य शासन संबंधी अधिकारियों पर नियंत्रण रखना तथा छत्रपति की अनुपस्थिति में पेशवा दरबार में उनका प्रतिनिधित्व करना था। दूसरा प्रधान था सरे नौबत यानी कि सेनापति। इसका मुख्य कार्य सेना का संगठन और निरीक्षण करना था। हमारा तीसरा प्रधान था अमात्य या वित्त मंत्री। इसका मुख्य कार्य आय व्यय से सभी लेखों का निरीक्षण करना था। हमारा चौथा अष्टप्रधान मंडल का कार्यकर्ता श्रुनवीस या चिटनिस होता था। इसका मुख्य कार्य राजकीय पत्र व्यवहार संबंधी कार्यों की देखरेख करना था। हमारा पांचवा प्रधान सुमंत या दबीर या विदेश मंत्री कहलाता था। इसका मुख्य कार्य विदेश संबंधों जैसे संधि या संधि विग्रह पर छत्रपति को सलाह देना, विदेशी राजदूतों और प्रतिनिधियों को की देखभाल करना तथा गुप्तचरों द्वारा विदेशी राज्यों की गुप्त सूचनाएं छत्रपति तक पहुंचाना था। छठा प्रधान वाक्यानवीस या गुप्तचर कहलाता था। इसका मुख्य कार्य छत्रपति के दैनिक कार्यों व दरबार का विवरण रखना होता था। वह छत्रपति की व्यक्तिगत सुरक्षा के संदर्भ में छत्रपति से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखता था, ताकि कोई भी गुप्त रूप से छत्रपति की हत्या न कर सके। हमारा सातवां प्रधान होता था पंडित राव या सदर। यह दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे। यह धर्म और जाति से संबंधित झगड़ों का निपटारा भी करते थे। हमारा आठवां प्रधान होता था यह न्यायाधीश। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों का निर्णय करना होता था। अष्टप्रधान मंडल में और मराठा मंडल में भी अंतर होता था। मराठा मंडल अष्टप्रधान मंडल का ही विस्तारित रूप है। कालांतर में जब मराठा स्वराज का विस्तार हुआ, तब तत्कालीन परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अष्टप्रधान मंडल में परिवर्तन किए गए
और एक नए प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में मराठा मंडल का निर्माण हुआ था। अष्टप्रधान मंडल पूरी तरह से शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। उसका एकमात्र कार्य छत्रपति शिवाजी को परामर्श देना था। मराठा मंडल के सदस्य छत्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हुए भी आंशिक रूप से अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने लगे थे। अष्टप्रधान मंडल के सदस्यों को नगद वेतन दिया जाता था, जबकि मराठा मंडल के सदस्यों को वेतन के रूप में जागीरें प्रदान की जाती थी। अष्टप्रधान मंडल के सदस्यों को छत्रपति शिवाजी द्वारा उनके गुणों के आधार पर नियुक्त किया जाता था, किंतु कालांतर में परिस्थितिवश मराठा मंडल के सदस्य वंशानुगत होने लगे थे। मराठा मंडल छत्रपति शंभूजी के नेतृत्व के दौरान कैसा था? छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने शंभूजी महाराज। उनके शासनकाल के दौरान अष्टप्रधान के सदस्यों के मध्य छत्रपति शिवाजी द्वारा स्थापित शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा था। दरअसल छत्रपति शंभूजी महाराज ने अपने अधिकतर अधिकार कवि कलश को प्रदान किए थे, जिससे कवि कलश अष्टप्रधान के अन्य 7 सदस्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए थे। छत्रपति राजाराम के नेतृत्व के दौरान अष्टप्रधान मंडल कैसा था? परिस्थितियों के अनुसार अष्टप्रधान मंडल को विस्तारित और परिवर्तित करते हुए मराठा मंडल की स्थापना करने का मुख्य श्रेय छत्रपति राजाराम को दिया जाता है। मराठा मंडल की स्थापना के क्रम में निम्नलिखित बदलाव किए गए। रायगढ़ में अपने राज्याभिषेक के तुरंत पश्चात छत्रपति राजाराम महाराज रायगढ़ चले गए थे। परिस्थितिवश उन्होंने मराठा स्वराज के तत्कालीन केंद्र बिंदु कोल्हापुर से दूर रहकर अलग थलग समयत्राल में पन्हाला, विशालगढ़ और जिंजी के किलों में से औरंगजेब के साथ हुए युद्धों का नेतृत्व किया था। इस दौरान छत्रपति राजाराम जिन जिन स्थानों पर रहे वहां एक अलग सत्ता केंद्र स्थापित होता गया। उदाहरण के लिए जिंजी की ओर प्रस्थान करने से पूर्व छत्रपति राजाराम महाराज ने कोल्हापुर के प्रशासन का दायित्व कुल मुख्तियार या हुकूमत पनाह रामचंद अमात्य को सौंप दिया था। जैसा कि मराठा स्वराज के गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मराठों को आपस में लड़वाने के उद्देश्य से जब औरंगजेब ने मराठा सरदारों को जागीरें देने का लालच दिया तो छत्रपति राजाराम ने औरंगजेब से पहले नहले पर दहला मारते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की नगद वेतन देने की नीति में परिवर्तन करके उन्हें जागीरें देना शुरू कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह है कि छत्रपति राजाराम महाराज ने मराठा स्वराज के बजाय मुगल सल्तनत के अंतर्गत आने वाली जागीरों को यह कहते हुए मराठा सरदारों में वितरित कर दिया कि जो भी मुगलों के जिस हिस्से पर अधिकार कर लेगा ये जागीरें उसी की हो जाएंगी। इस प्रकार जागव, दौरपोड़े, हुकुम पन्हा, रामचंद्र पंत अमात्य, मोरो पंत पिंगले आदि मराठा सरदार अलग अलग जगहों पर मराठा मंडल के अंतर्गत आंशिक स्वायत्त सत्ता का शासन करने लगे थे। छत्रपति साहूजी महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व के दौरान मराठा मंडल कैसा था? जैसा कि मराठा स्वराज के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि कुछ मराठा सरदारों के साथ सतारा में राज्याभिषेक में जैसे ही छत्रपति साहूजी छत्रपति बने, मराठा स्वराज के अंतर्गत 2 गुट हो गए, छत्रपति साहूजी महाराज का गुट और महारानी ताराबाई का गुट। क्योंकि औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करते करते मराठा सरदारों का एकमात्र उद्देश्य औरंगजेब को हराकर मुगल जागीर प्राप्त करना था। अतः युद्धों के पश्चात मुगल जागीरों की प्राप्ति और औरंगजेब की मृत्यु के कारण उनमें सत्ता लोलुपता की भावना बलवती होने लगी थी। अब मराठा सरदार छत्रपति के आदेशों की अवहेलना करने लगे थे। इन विकट परिस्थितियों में छत्रपति साहूजी महाराज की शासन सत्ता के अंतर्गत पेशवा बने बालाजी विश्वनाथ ने बिखरे हुए मराठा मंडल को एक सूत्र में पिरोने और विस्तारित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था।
उन्होंने विभिन्न सरदारों जैसे दाभाडे, नागपुर के भोसले, पंत प्रतिनिधि दौरकोड़े, सरखेल आंग्रे आदि को एकजुट करके छत्रपति साहू जी महाराज की सत्ता स्वीकार करने के लिए मनाया। उन्होंने मराठा सरदारों से कहा कि सभी मराठा सरदार अपनी जागीरों को में स्वायत्त रूप से शासन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सतत रूप से केंद्रीय सत्ता के संपर्क में रहना होगा और समय समय पर दरबार में भी उपस्थित होना होगा। छत्रपति साहू जी महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठा मंडल का विस्तार हुआ था। जैसा कि मराठा स्वराज के इतिहास में हमें पहले भी पता है कि बालाजी विश्वनाथ की कूटनीति रणनीतियों के फलस्वरूप सैयद बंधुओं के माध्यम से सन 1719 में मुगल मराठा संधि हुई थी। इस संधि के अंतर्गत छत्रपति साहू जी महाराज को उन प्रदेशों पर स्थायी आधिपत्य प्राप्त हो गया जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य कहा करते थे। इस प्रकार छत्रपति शिवाजी द्वारा कल्पित मराठा स्वराज क्षेत्रों तथा हैदराबाद, गोंडवाना, खानदेश, बरार और कर्नाटक आदि सूबों की प्राप्ति से मराठा मंडल का स्थायी विस्तार हुआ था। दक्षिण के प्रदेशों में मराठों ने चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे मराठा मंडल की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी कुछ पड़ोसी राज्यों को जीतकर उन्हें अपने मराठा स्वराज में सम्मिलित करने की बजाय उनकी सुरक्षा का भार अपने संरक्षण में लेते हुए उन्हें स्वयं राज्य करने के लिए स्वतंत्र कर देते थे। ऐसे राज्य अपनी संपूर्ण आय का 1/4 हिस्सा यानी कि 25% मराठा राज्य को देते थे, जिसे चौथ कहा जाता था। सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी ने वंशानुगत सरदेशमुखी होने के नाते लोगों के हित की रक्षा के बदले लेते थे, जो कि आय का 10% होता था। चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली के अंतर्गत मराठे जिन मुगल क्षेत्रों से कर वसूलते थे, उन क्षेत्रों के संरक्षण का उत्तरदायित्व भी मराठों का ही था। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के खर्चे पर 15,000 मराठा सैनिकों को दिल्ली दरबार में भी तैनात किया गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा अपनाई गई सहायक संधि की नीति मराठों की चौथ और सरदेशमुखी प्रणाली से प्रेरित थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद कुछ मराठा सरदार पेशवा बाजीराव प्रथम का नेतृत्व मानने को तैयार नहीं थे। पेशवा बाजीराव प्रथम तथा मराठा मंडल के पुराने सदस्यों के साथ साथ नए सदस्यों जैसे सिंधिया, होलकर, पवार आदि को भी मराठा मंडल का महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान थी। जैसा कि मराठा स्वराज की गौरवपूर्ण यात्रा के पड़ाव में हमने पहले भी पढ़ा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा स्वराज का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत पर हो गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम के दिल्ली आगमन के दौरान मुगल बादशाह भयभीत होकर भाग खड़े हुए थे। अब भारत की राजनीति की सत्ता का केंद्र दिल्ली के बजाय पुणे में बन गया था। तो दोस्तों, ये थे छत्रपति शिवाजी द्वारा बनाया गया अष्टप्रधान मंडल और उसके बाद में मराठा मंडल। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आगे की बातें मैं आपको अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।